युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 58। अपनी आंखों से आज मन्नत की यह हालत देख युग के सीने में जो दर्द हो रहा था वह शायद ही कभी भूल पाए। मन्नत जो खड़ी हो गई थी, वहीं युग घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और मन्नत के कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ खुद के बाहों में जकड़ लिया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, सॉरी। सॉरी मन्नत। युग के मुंह से ये पहली दफ़ा मन्नत ने सॉरी सुना था। उसने आज तक जितना भी उसे तकलीफ, परेशान, दुख, दर्द जितना भी दिया है, क्या उसके एक सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा या वो अपने सारे दर्द भूल जाएगी? आखिर कैसे कैसे ज़बरदस्ती शादी करना, कैद करके रखना, इतनी तकलीफ़ के बावजूद कैसे भूलेगी? मन्नत की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उसके हाथों में जो एक रोटी थी वह उस पर कसते जा रही थी। उसने पूरा अपना जोर लगाकर उस रोटी को दबोच लिया था, पर उसने युग को हाथ नहीं लगाया। युग ने जैसे महसूस किया कि मन्नत अपने दोनों हाथ पीछे कर रही है और युग अपना मुंह उठाकर मन्नत की ओर देखा तो उसके आंखों से आंसू युग के गालों पर टपक गए। युग अपने गाल पर हाथ लगाते हुए उठ खड़ा हुआ और जैसे मन्नत के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मन्नत ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर ली। युग समझ सकता था उसकी तकलीफ। युग एकदम पीछे हुआ और मन्नत को नीचे से ऊपर तक देखने लगा। लगभग 6 दिन बीत गए थे मन्नत को युग के नज़रों से दूर हुए। इन 6 दिनों में उसकी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसके शरीर को कितनी तकलीफ हुआ है। युग ज़बरदस्ती अपने दोनों हाथों से मन्नत के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया, पर मन्नत अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं युग की आंखों में नहीं देख रही थी। युग को इस वक्त मन्नत का दर्द देखा नहीं जा रहा था। यूँ कहे तो वह सह नहीं पा रहा था। युग अपना गला साफ करते कहा, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो वह दे सकती हो, पर प्लीज़ मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते हो? तुम भी तो यही चाहते थे ना? हमेशा तो तुमने मुझे नीचा ही दिखाया है। यही देखने आए हो ना? फिर ये दिखावा क्यों? ये इससे और बड़ा कुछ देखना चाहते हो? युग अपने हाथों से मन्नत का चेहरा भर उसे गौर से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ? कभी नहीं। इस हालत में तुम्हें देखना न चाहा, न चाहता हूँ, न चाहूँगा। मन्नत ने युग के दोनों हाथ अपने गालों पर से हटा दिए। बेरुखी से बोली, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मेरी वजह से अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। मन्नत के रो के आंखों से आंसू सूख गए थे, पर अब वापस झरने की तरह बहने लगे। उसकी आंखों के पलकें एकदम सूज गई थी। उसके होंठ एकदम सूख के सफ़ेद पड़ गया था। मन्नत की बातें युग के दिल पर घाव कर रहे थे। उसके दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था खुद से मन्नत को दूर करके। आज युग मन्नत के सामने खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था और उसने उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा और तुम मुझे पनिश कर सकती हो, तुम्हारा हक है। मन्नत बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, हक? कैसा हक? तुमने तो मुझे अपनी कठपुतली बना के रखा है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे नचा सकते हो और मैं नाचती भी हूँ क्योंकि मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है। मन्नत की नाराज़गी युग अच्छे से समझ चुका था। युग मन्नत के आंसू पोंछते हुए कहा, हमें घर चलना चाहिए, घर जाकर बात करना चाहिए। अब चलो यहाँ से। यह सुन मन्नत ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। युग जानता था कि मन्नत उसकी बातों को अनसुना कर रही है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ उस छोटे से घर से बाहर निकला। शेरा बाहर ही खड़ा था। वह उस बच्चे और आंटी से बातें कर रहा था कि वह आंटी ने अपने भाषा में बातें करते हुए उन्होंने अपने भाषा में बताया
जो कि किसी को समझ में नहीं आया। फिर वह लड़के ने हिंदी में जब कहने लगा तो सुनकर युग के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। लड़के ने कहा, आंटी कह रही हैं ये दीदी कल शाम को यहीं रो रही थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने घर में सहारा दे दिया और ये कल से अभी तक कुछ नहीं खाई हैं। मैं कल से ज़बरदस्ती खाना कह रही हूँ तो भी नहीं खाया। अभी मेरे लाख कहने पर इन्होंने रोटी लिया खाने के लिए, पर अभी तक खाया नहीं। अब बहुत अंधेरा हो चुका था। युग शेरा के तरफ देखकर कहा, चलो। इतना बोल युग ने मन्नत को झट से अपनी गोद में उठा लिया और उसे ले जाने लगा। इधर शेरा ने उस बच्चे और आंटी को कुछ कैश निकाल कर दे दिया, क्योंकि वह दोनों बहुत ईमानदार थे। शेरा भी वहाँ से निकल गया और अपने सभी गार्ड्स को कॉल करके खबर कर दिया कि वह वहीं होटल के लिए चले जाएं और मन्नत मैम मिल चुकी हैं। वे सभी लोग कार में आकर बैठ गए। मन्नत युग के गोद में छटपटा रही थी कि वह उसे नीचे उतार दे, पर युग ने उसे नीचे नहीं उतारा और कार में बिठा खुद बैठ गया। कुछ ही देर में वे लोग नानी के घर पहुंच गए। आने तक रास्ते में दोनों खामोश रहे। कहने को तो दोनों के पास बहुत शब्द थे, पर इस वक्त दोनों ही शांत रहे। नानी ने पहले तो मन्नत की नज़र उतारी, फिर उसे डांट लगाते हुए घर के अंदर लिया। भला कोई इस तरह से घर से जाता है क्या? हर किसी के ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तकलीफ़ों का सामना करने के बजाय घर छोड़ दो। नानी मन्नत को डांट लगा रही थी, वहीं युग को अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर यह शब्द युग बोलेगा तो मन्नत भड़क जाएगी, पर वह अपनी नानी को तो जवाब नहीं दे सकती। उसे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि उसे और भी डांट पड़े। युग ने नानी से कहा, नानी हमें कल सुबह ही मुंबई जाने के लिए रवाना हो जाएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। युग ने जैसे कहा कि कल ही जाना है, ये सुन मन्नत उसे देखने लगी। युग ने भांप लिया कि मन्नत उसे ही देख रही है, पर युग ने मन्नत की तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर में नानी ने दोनों के लिए खाना लगाया। मन्नत का अभी भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे युग को देखकर उसका पेट भर गया था। नानी जब तक खाना रेडी कर रही थी तब तक मन्नत जाकर फ्रेश हो गई थी और वह जाकर सोफे पे बैठ गई। जब नानी ने खाने के लिए कहा तो मन्नत बेमन से कहा, नानी मुझे नींद आ रहा है, मेरा खाने का मन नहीं है। मन्नत का ये कहना कि युग गुस्से से मन्नत को देखा। वह नानी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। युग ने वह खाने का प्लेट उठाकर मन्नत के सामने लेकर आया और चम्मच से दाल चावल मिक्स करते हुए एक चम्मच मन्नत के मुंह के सामने करते कहा, जल्दी फिनिश करो। मन्नत तुरंत दूसरी ओर मुंह फेर लिया। यह देख नानी ने कहा, ये क्या है मेरी बच्ची, जब जमाई बाबू तुम्हें खिला रहे हैं तो खा लो। ऐसा पति तुम्हें 16 सोमवार करने पर भी नहीं मिलेगा। मन्नत जो अपने दोनों पैर सोफे पर सिकुड़ा के बैठी थी, वह तुरंत नीचे रख और युग के हाथ से प्लेट ले खुद खाने लगी। उसके मुंह में एक चम्मच दाल चावल जैसे गया, उसे भूख का एहसास होने लगा और वह बिना नजरें उठाए जल्दबाजी में वह दाल चावल खाने लगी, क्योंकि वह आज सुकून से खा रही थी। उसे भी युग की तबीयत देखकर अच्छा लगा कि युग ठीक हो चुका है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने युग की जो हालत हुआ था वह खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी और आज युग को देख उसे बहुत सुकून भी मिला। पर उसके दिए गए जख्म। खाना खाने के बाद नानी ने मन्नत को अपने कमरे में बुलाकर बहुत कुछ समझाया कि उसे शादीशुदा अपनी ज़िंदगी किस तरह से निभाना चाहिए। मन्नत ने अपनी नानी को कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वह हाँ में हाँ मिलाती रही। नानी ने युग को भी समझाना चाहा कि वह मन्नत के साथ अच्छे से व्यवहार रखे। आखिर उसने उसका दिल दुखाया रहेगा, इसलिए तो वह बिना बताए भागकर यहाँ आई। युग बाहर लकड़ी के चेयर पर बैठा था और स्मोक कर रहा था। नानी ने जब आवाज़ दिया तो युग झट से वह सिगरेट नीचे फेंका, पैरों से दबा दिया।
नानी ने युग से कहा कि वह कल ना जाए, 1-2 दिन और रुक जाए, पर युग ने कहा कि वह ज़रूर 1 महीने के बाद आएगा और 8 दिन रहेगा, पर उसे कल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर भी लोग सब परेशान हो रहे हैं। शेरा ने इन्फॉर्म तो कर दिया था कि ताकि कोई परेशान ना हो। नानी ने युग को कमरे में बिस्तर लगा दिया क्योंकि मन्नत को लगाने वाली नहीं थी। युग जब पहली बार आया था, जिस कमरे में सोया था वह उसी कमरे में जाकर लेट गया। उसे लगा कि मन्नत आएगी, पर मन्नत ने आज रात नानी के पास सोने वाली थी क्योंकि वह युग का सामना नहीं करना चाहती। युग ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि कल सुबह तो उन्हें यहाँ से जाना ही है, इसलिए उसने भी मन्नत को नानी के पास आज रात सोने दिया। मुंबई मेहता बंगलो। रात को खाना खाने के बाद नैना 2 दिन पहले से ही मन्नत को कई बार कॉल की, पर मन्नत का कॉल नहीं लगने की वजह से उसने मीरा जी को कॉल लगाया। मीरा जी को पता चल गया था कि कल सुबह युग और मन्नत घर आने वाले हैं। उन्होंने नैना से कहा कि वे दोनों कल मुंबई आ जाएंगे, वह इस वक्त दिल्ली में है। नैना हंस के बालकनी में खड़ी होकर फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी रेहान कमरे में आया और नैना के इतने ज़ोर से हंसी सुन वहीं रुक गया और ध्यान देने लगा कि किस बातें कर रही है। उसकी जुबान से बार बार मन्नत का नाम सुन समझ गया कि वह उसकी फ्रेंड से बातें कर रही है। थोड़ी देर में उनकी बातें ख़त्म होने के बाद नैना को महसूस हुआ कि रेहान कमरे में आ चुका है, तो उसने उस बात करना चाहा क्योंकि उसे अपनी जॉब के लिए बात करना था। जब रेहान वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो नैना ने उससे कहा, रेहान सर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। रेहान इस वक्त टी-शर्ट और लोअर पर ही बाहर आया। वह बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था। एक पल के उसे देख नैना देखती ही रह गई। तभी रेहान ने वापस कहा, तुम्हें किस बारे में बात करना है? नैना सोचते हुए बोलना स्टार्ट की, वह मुझे अपनी जॉब के बारे में बात करना है। मैं कल से जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपके ही ऑफिस में। ये सुन रेहान अपना आईब्रो ऊपर करते कहा, तुम और जॉब करना चाहती हो? तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ रहा है जॉब की? नैना को लगा नहीं था कि रेहान ऐसा कुछ कहेगा। नैना अपनी प्रॉब्लम बताते हुए बोली, आपको तो मेरे घर का सब प्रॉब्लम पता था कि मैं किस तरह से मजबूर थी। मजबूरी का शब्द तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप भी मजबूर थे। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है सर। रेहान कमरे से बाहर जाते हुए कहा, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कमी है, और रही बात तुम्हारी फैमिली की तो मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था, उसकी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह का समय। युग सुबह जल्दी सोकर उठ गया। जब उसे गोली लगा था या मन्नत घर छोड़कर आई थी, तब से युग ने एक बार भी वर्कआउट नहीं किया था। उसकी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी थी। युग सुबह उठकर बाहर जाकर खड़ा था, जहाँ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। उनका शोर इतने सन्नाटे में बहुत ही अच्छा लग रहा था। युग बाहर का व्यू देख रहा था। वह इतना बिजी रहता है कि कभी उसे यह सब देखने का मौका ही नहीं मिलता। वह अभी भी अपने नाइट कपड़े पर ही था कि तभी नानी बाहर निकलते हुए युग के लिए हाथ में चाय लेकर आई। नानी मन्नत को आवाज़ लगाती आ रही थी, कितना लेट हो गया है, अभी भी सो रही है, ऐसे ही अपने ससुराल में किया करती है क्या? नानी की बातें सुन युग हल्का मुस्कुरा दिया। युग नानी के हाथ से चाय का कप लिया। यहाँ पर कॉफ़ी तो कोई नहीं पीता है, जिसके चलते युग को भी चाय पीना पड़ेगा। युग को सुबह में कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की हमेशा की आदत है। ये 2 चीज़ें उसे सुबह में चाहिए ही चाहिए। युग ने कुछ नहीं कहा, उसने उनके हाथ से चाय का कप ले लिया, बेमन से पीना स्टार्ट कर दिया। वह यहाँ पर अपना डिमांड नहीं रख सकता। कमरे में मन्नत सोकर उठी अंगड़ाई लेते हुए और अंदर
से खिड़की में से युग को देखने लगी, जो इस वक्त स्पोर्ट्स शूज और वाइट टी शर्ट, ग्रे कलर का लोअर पहना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह इतना स्मार्ट दिख रहा था कि मन्नत उसे एकटक देखती ही रही। अपने ख्यालों को झटकते हुए खुद से बोली, सिर्फ ऊपर से बनावटी पीस बहुत अच्छा दिखता है, पर अंदर से ये जहरीला नाग है, जिसे भी काटता है वह उठ नहीं सकता। मन्नत आलस लेते हुए बाहर आई। आते ही नानी से बोली, नानी गर्म पानी नहीं है, मैं कैसे नहाऊं? नानी ने कहा, तो कितना वक्त लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा, गर्म कर लो फिर नहा लो। युग मन्नत को ही देख रहा था, पर मन्नत ने एक बार भी युग की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखी। युग यहाँ कुछ भी कह या कर नहीं सकता। वह सिर्फ शांति से यहाँ से मन्नत को लेकर जाना चाहता था। मन्नत जैसे अंदर जाने को मुड़ी कि युग भी उसके पीछे चल दिया और उसके पास आते ही कहा, पानी कहाँ गर्म करते हैं, बताओ मैं कर देता हूँ। मन्नत अपने दोनों हाथ फोल्ड करके युग को घूर के देखने लगी। वह समझना चाहती थी कि आखिर यह करना और कहना क्या चाहता है। युग अपने शोल्डर ऊपर करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि तुम कितने बड़े एक्टर हो, नानी के सामने कितना हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, जो कि उसमें से 1% भी नहीं हो। युग अपनी आंखें छोटी करते हुए मन्नत को देखने लगा। ऐसे 2 मिनट रुका, फिर बोला, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये सब दिखावे के लिए कर रहा हूँ? तुम मेरे बारे में क्या सोचती उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इतना बोल युग कमरे में चला गया और वह भी रेडी होने लगा, क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें यहाँ से रवाना होना है। सुबह के 10 बजे शेरा रेडी होकर कार के पास खड़ा था। वहीं युग नानी से मिल लिया। मन्नत नानी के गले लिपटकर रोने लगी। नानी भी रोते हुए युग से बोली, जमाई बाबू, आपने कहा है कि जब आप इसे लेकर आओगे तो 1 हफ्ता रहोगे, पर थोड़ा जल्दी आना, मुझे आप दोनों का इंतज़ार रहेगा। युग नानी के दोनों हाथ पकड़ उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ज़रूर आएंगे, तब हम कुछ ज़्यादा दिन रुकेंगे। अभी हमारा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। नानी को बाय बोलकर दोनों कार में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में वे लोग एयरपोर्ट पहुँच गए, जहाँ पर उनके लिए प्राइवेट जेट खड़ा था। मन्नत आज पहली बार अपने आँखों के सामने जेट देख रही थी। उसे बहुत सारे सवाल पूछना था, पर उसे युग से बात नहीं करना था। फिर भी वह प्राइवेट जेट को देखने में इतनी बिजी थी कि उसके मुंह से निकल गया, क्या हम इसमें बैठकर जाने वाले हैं? मन्नत का इतना कहना कि युग उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगा। मन्नत को तो बहुत सारा फ़ोटो निकालना था, पर उसके पास इस वक्त मोबाइल भी नहीं था और उसे अंदर डर भी लग रहा था। जब वे दोनों सीट पर बैठे, मन्नत ने अंदर से ही विंडो से बाहर देखते हुए बोली, हम गिरेंगे तो नहीं ना? उसकी बातें सुन युग मुस्कुरा दिया और कहा, क्या होगा अगर गिर गए तो? मन्नत ने युग के तरफ अपनी जहरीली आंखों से देखी और मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, तुम्हें गिरने का शौक है तो गिरो, मुझे नहीं गिरना। 15 मिनट के बाद जब जेट उड़ान भर लिया, दोनों को सीट बेल्ट लगा था, वहीं मन्नत ने अपना हाथ युग के थाई पर रख जोर से दबाने लगी। युग ने मन्नत का हाथ टाइटली पकड़ लिया। मन्नत इस वक्त अपनी आंखें बंद की थी, उसे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी जेट सीधे तरफ से उड़ान भर लिया। अभी युग ने मन्नत का हाथ सीट बेल्ट निकाल बाहें पकड़ के अपने गोद में बिठा लिया। मन्नत अभी भी डर रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने युग के ब्लेजर का कॉलर टाइटली पकड़ रखी थी। शाम का वक्त मेंशन में युग और मन्नत सही सलामत से मेंशन आ पहुँचे। मीरा जी मन्नत और युग की आरती उतारी। उनके आंखों में आंसू भी आ गया था, पर वे दादी के सामने दिखा नहीं सकती, तो दादी 100 सवाल पूछेंगी।
दादी ने मन्नत को देखकर फिर अपने पास बुलाया और बड़े गौर से देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, तू अपने मायके गई थी ना, तो इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तेरी तबीयत तो ठीक था ना, कि तेरे मायके वाले खाने को ही नहीं दे रहे थे, जो तुझे इतना दुबला पतला कर दिया है? दादी के लगातार सवाल पूछे जाने पर मन्नत ने मीरा जी के तरफ देखने लगी। उतने में काव्या मन्नत के गले लगी और अपनी दादी को देख बोली, दादी आप तो सवालों के पुल बना देती हो। पहले बैठने दो, खाने पीने दो, आराम से सवाल जवाब कर लेना। पर नहीं, दादी ने कहा, अरे मुझे उसकी फिक्र है, यहाँ थी तो कितनी फूल के जैसी खिली थी, अब कैसी मुरझा गई है। उतने में युग बोल पड़ा, दादी अब यहाँ आ गई है तो पहले जैसी हो जाएगी। युग इतना बोल अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मन्नत मीरा जी के साथ उनके कमरे में चली गई, क्योंकि मीरा जी को मन्नत से बहुत बातें करना था। उन्हें उससे बहुत शिकायतें थी। उन्हें सबसे ज़्यादा तो अपने बेटे से थी, पर उन्हें मन्नत से भी नाराज़गी जाहिर करनी था। मन्नत को उन्हें डांट लगाना था कि अगर उनका बेटा कभी उसे तकलीफ़ देता है तो वह पहले मुझे बताए, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे सज़ा दूँगी, पर इस तरह से वह खुद को अपने आप को सज़ा ना दे। मेंशन में खुशी का माहौल था। वहीं कोई था तो मोनिका थी, जो उसके किए कराए पर पूरा पानी फिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मन्नत उसे मिल जाएगी, फिर भी उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। उसे यही लग रहा था कि युग मन्नत से नफ़रत करता है, वह अपनी माँ के कहने पर मन्नत को घर लाया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। देखते देखते रात हो गई। मीरा जी ने अपने हाथों से मन्नत के मनचाहा खाना बनाया। वह बहुत खुश थी। जो कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब हो गया था, आज वह पूरी तरह फ्रेश हो गई थी। शाम को राहुल भी घर आ गया था। सबसे पहले तो वह मन्नत से मिला और साइड में जाकर मन्नत से 5 मिनट बातें किया। समझाया कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह बेझिझक हम लोगों से शेयर करे, पर इस तरह से घर छोड़कर कहीं न जाए। कुछ देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। आज सभी खाना मन्नत के मनपसंद का बना था। पनीर की सब्जी, खीर, आलू पूरी, बहुत सी चीज़ जो बनी थी वह सब मन्नत की मनपसंद की ही बनी थी। युग को भी मन में अच्छा लग रहा था कि उसकी मॉम ने सब मन्नत के मनपसंद का बनाया है। वह भी चुपचाप अच्छे से खा लिया। उसे ऑयली खाना पसंद तो नहीं था, फिर भी खाया, क्योंकि उसकी बीवी को यही सब चटपटी चीज़ें पसंद है। खाना खाने के बाद युग उठकर अपने कमरे में चला गया। राहुल भी चला गया, क्योंकि इन दिनों वह बिजी होने के नाते बहुत थक चुका था। युग कमरे में जाकर मन्नत का इंतज़ार कर रहा था कि वह आएगी, उससे बातें करके सब सॉर्ट आउट करेगा। सोफे पे बैठे बस मन्नत के ही आने का इंतज़ार कर रहा था, पर देखते देखते 10 से 11 बज गए, पर मन्नत अभी तक आई नहीं। युग कमरे से बाहर निकला। वह मन्नत को बुलाने आया था, पर लिविंग एरिया में इस वक्त कोई भी नहीं था। युग अपनी नज़र चारों तरफ घुमाया, पर उसे मन्नत नहीं दिखाई दी। एक पल के लिए उसे वापस टेंशन आ गया कि मन्नत कहाँ चली गई, कि तभी उसे सर्वेंट रोमा दिखाई दी, जो डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। युग जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया और रोमा से पूछा, तुम्हारी मैम कहाँ है? सर्वेंट रोमा ने युग से कहा, सर छोटी मैम बड़ी मैम के साथ उनके कमरे में है। युग ने रोमा से हम कहा और वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस ऊपर आया और डायरेक्ट अपनी मॉम के कमरे के पास गया। दरवाज़ा नॉक किया। युग पहले 2 मिनट सोचा कि शायद वे दोनों कुछ इम्पोर्टेंट बातें करती होगी तो डिस्टर्ब ना करे, पर इतनी रात हो चुका है। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मीरा जी ने कहा, कौन? युग ने बाहर से कहा, मॉम मैं हूँ। युग की आवाज़ सुन मीरा जी ने कहा, हाँ बेटा अंदर आ जाओ। युग अंदर गया तो देखा मन्नत बेड पर सोई है और मीरा जी बेड पर बैठे हुए मन्नत के सिर में अपनी उंगलियां हल्के मसाज कर रही थी। उनके ऐसा करने से मन्नत एकदम गहरी नींद में सो चुकी थी। युग ने कहा, मॉम
आप क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मीरा जी ने हल्की स्माइल करते हुए कहा, मेरी तबीयत पहले ठीक नहीं था, पर मन्नत को देखकर अब मेरी तबीयत ठीक हो गया है। युग अपने दोनों हाथ कमर पर रख लंबी सांस लेते हुए कहा, आई नो मॉम। ठीक है मॉम, आप आराम कीजिए, मैं इसे लेकर जाता हूँ। मीरा जी ने कहा, मन्नत आज यहीं सोने वाली है। वह खुद मुझे बोली कि मुझे यहीं सोना है मेरे पास, तो तुम आज इसे यहीं सोने दो। युग चौंकते हुए कहा, वॉट? मेरा मतलब आप क्यों परेशान हो रही हैं? मीरा जी ने मन्नत के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जितना मुझे तुम काव्या के लिए तकलीफ़ होता है, उतना ही इसके लिए भी मुझे तकलीफ़ उतना ही होता है। अगर इसका मन है आज मेरे पास सोने का तो इसे सोने दो, इसकी तकलीफ़ें दूर होने दो। युग अपनी माँ की बातें सुन एकदम चुप हो गया और अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने राइट हैंड से गर्दन पर रब करते हुए कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे से बाहर आते ही युग के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे यही टाइम था कि वह मन्नत से बात करके सब क्लियर करे, उसे मना ले। पर 2 रात से वह उसके साथ ही नहीं है। वह तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। युग चुपचाप अपने कमरे में गया। उसका मन नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी जाए और मन्नत को अपने गोद में उठाकर लेकर चला आए, पर वह अपने मॉम के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकता, जिसके चलते उसने कुछ कहा नहीं और अपने बेड पर जाकर धड़ाम से गिर गया। अब वह सुबह होने का इंतज़ार कर सकता है, तभी वह मन्नत से मिलकर अपनी सभी बातें क्लियर कर लेगा। सुबह का समय युग सो के उठा तो काफ़ी दिनों से वर्कआउट नहीं किया था, इसलिए वह वर्कआउट के लिए उठकर चला गया। 7 बजे वर्कआउट करके युग अपने कमरे में आया तो देखा बेड पर मन्नत पेट के बल सोई थी, क्योंकि मीरा जी ने मन्नत को फ्रेश होने के लिए उठा दिया था। और मन्नत जब अपने कमरे में फ्रेश होने आई तो उसे अभी भी नींद आ रहा था। वह फ्रेश होने के बजाय वापस जाकर बेड पर लेट गई। युग उसकी आदत अच्छे से जानता है कि वह कितना सोती है, और उसकी मॉम ने उसे आज सुबह जल्दी उठा दिया रहेगा, जो कि आधी आंखें खोलकर इधर आकर सो रही है। युग इस वक्त पसीने से लथपथ हुआ था। वह सीधे वॉशरूम में चला गया नहाने के लिए। युग जब फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा मन्नत अभी तक सोई ही है। युग अपना 3 पीस सूट पहन रेडी होने लगा, क्योंकि 2 दिन वह ऑफिस भी नहीं गया था। रेडी होने के बाद बेड के पास आया और थोड़ा झुककर मन्नत के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो उठ जाओ अब। मन्नत नींद में ही युग के हाथ झटकते नींद भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो। युग ने वापस मन्नत की बाहें पकड़ उठाते कहा, जल्दी उठ जाओ नहीं तो दादी आ जाएंगी। वह तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हारे हाथ का उन्हें ब्रेकफास्ट करना है। दादी का नाम सुनते ही मन्नत ने आंखें खोल दी और उसने अपनी नज़र आसपास घुमाई तो उसे दादी दिखाई नहीं दी, और वह उबासी लेते हुए बोली, झूठ क्यों बोल रहे हो? मन्नत को उठता देख युग ने बाहें पकड़कर उठा दिया और कहा, अब उठ गई हो तो जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ। बहुत सोती हो तुम, दोपहर में सो जाना, पर अभी जाके फ्रेश हो जाओ। युग बहुत प्यार से बातें कर रहा था, जो कि मन्नत को जरा भी हजम नहीं हुआ, और युग को देखकर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर ली। उसका यह बर्ताव देख युग समझ गया कि वह अभी भी नाराज ही है। युग का हाथ मन्नत के बाहों पर थी तो मन्नत ने जल्दी से झटक दिया और बेड पर से उठ खड़ी हो गई और सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी यह हरकत देख युग देखता ही रह गया, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह जानता है उसका दिल बहुत दुखाया है मैंने।
मन्नत सीधे वॉशरूम में चली गई। करीब 25 मिनट के बाद वह वॉशरूम में से निकली तो इस वक्त वह कपड़े के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बाथरोब पहनी थी, क्योंकि वॉशरूम जाने के टाइम वह अपने कपड़े लेकर नहीं गई। युग मन्नत का इंतज़ार कर रहा था। वह सोफे पर रेडी होकर बैठा था कि जब मन्नत आएगी उससे बातें किए बगैर वह बाहर नहीं जाएगा। मन्नत अपने बालों को झटकते हुए कमरे में आई। जैसे उसकी नज़र युग पर गया वह तुरंत पीछे मुड़ वॉशरूम में जाने वाली थी, फिर कुछ सोचकर रुक गई और सीधे वार्डरोब में से कपड़े निकाल वापस वॉशरूम में चली गई। युग अपनी जगह से उठा नहीं। वही मन्नत 5 मिनट में कपड़े पहनकर बाहर निकली। उसने आज ग्रीन कलर की सिंपल कुर्ती हाफ स्लीवलेस पहनी थी। सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। तैयार होना स्टार्ट कर दी। पहले उसने बॉडी लोशन लगाया और हल्का मेकअप। वही युग एकटक उसी को देख रहा था। तभी उसे शेरा का कॉल आया। युग ने उसका कॉल उठाया और जैसे शेरा की बातें सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह सीधे बालकनी में चला गया। तब तक मन्नत रेडी हो गई। ड्रेसिंग टेबल से उठकर वह बाहर चली गई। युग 5 मिनट शेरा से बातें करते रहा और जैसे कॉल कट किया और कमरे में आया तो मन्नत नहीं थी। युग अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाया पर मन्नत उसे नहीं दिखाई दी। वह अपनी 2 उंगलियों से माथे पर रब करते हुए कमरे से बाहर निकला तो मन्नत इस वक्त डाइनिंग टेबल पर काव्या के साथ बैठी थी। युग भी चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कॉफ़ी फिनिश किया। कॉफ़ी पीते पीते बहुत बार नज़र उठाकर मन्नत को ही देख रहा था, पर मन्नत एक बार भी नज़र उठाकर युग को नहीं देखी। कॉफ़ी फिनिश होते ही युग सैंडविच खाने लगा। आज उसका मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने के लिए, पर उसका ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद युग उठा ऑफिस के लिए निकल गया। युग कार में बैठे ही शेरा से कहा, उसका अब क्या स्टेटस है और रॉकी क्या कर रहा है? शेरा ने कहा, बॉस, रॉकी अपना काम कर रहा है, पर वह इस वक्त इंडिया में नहीं है, जिसके कारण हमें उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। युग अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहा, पहले तो मैं कहता था कि वह मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, पर अब वह जिंदा ही चाहिए। शेरा कार में फ्रंट सीट पर बैठा था और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बॉस आप फिक्र ना करें, रॉकी अपना पूरा जाल बिछाया है। आई होप कि हमें बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आज ऑफिस जाकर युग को जो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग था वह पहले अटेंड किया, जो कि उसने पेंडिंग छोड़ा था। उसके जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था वह सब उसने क्लियर किया और घड़ी में टाइम देख रहा था। आज उसे घर जल्दी जाना था। शाम 5 बजे युग सब काम निपटाकर ऑफिस से जल्दी निकल गया। युग को आज जल्दी 5 बजे देखकर घर के किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि युग आज इतना जल्दी घर आ गया। वह कभी भी एक बार ऑफिस जाने के बाद घर पर जल्दी नहीं आता था। जिस दिन मन्नत का बर्थडे था उसी दिन वह 6 बजे आया था। शाम के टाइम में काव्या, मन्नत, दादी और मीरा जी चारों इस वक्त गार्डन एरिया में बैठ के चाय पी रही थी। मन्नत युग को इतना जल्दी घर देखकर शॉक थी। आज इतना जल्दी घर क्यों आ गया? क्या इसे ऑफिस में काम नहीं है? युग मेंशन में जाने से पहले मन्नत को देख कहा, चाय फिनिश करने के बाद तुम कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। युग इतना बोलकर वहाँ से चला गया। दादी, मीरा जी, काव्या मन्नत को देखती रही। काव्या ने तो मन्नत का मजाक बनाकर हंसने लगी। क्या बात है, इतना क्या इम्पोर्टेंट बात है जो भाई इतना जल्दी घर आ गए? हाँ दादी। दादी ने चाय का एक सिप लेते हुए बोली, अब मैं कैसे बता सकती हूँ, तुझे पता रहेगा तो तू बता दे। युग सीधा अपने कमरे में चला आया था। शाम के 6 बज गए थे, पर मन्नत
एक बार भी कमरे में नहीं आई। यहाँ तक कि काव्या ने भी मन्नत को याद दिलाया कि भाई ने उसे कमरे में बुलाया था, पर मन्नत ने बात को घुमाते हुए दूसरा टॉपिक निकाल दी। धीरे धीरे 7 बज गए, पर मन्नत अभी तक कमरे में नहीं आ गई। जब सर्वेंट रोमा ने युग के लिए कॉफ़ी उसके कमरे में लेकर गई तो युग ने रोमा से कहा, जाओ मन्नत मैम को कहना कि मैंने उन्हें बुलाया है। रोमा कॉफ़ी टेबल पर रख कर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली गई और वह नीचे आकर देखी तो सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे। रोमा ने मन्नत से कहा, मैम सर ने आपको बुलाया है। मन्नत ने कुछ नहीं कहा और रोमा वहाँ से चली गई। वह अपने काम में बिजी हो गई। रात के 8 बज गए, पर मन्नत अब तक कमरे में नहीं आई। अब युग का पारा गर्म होने लगा। युग चिढ़ते हुए कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से उतरते हुए मन्नत पर ही उसकी नज़र था। युग नीचे आते ही अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा हो गया। वह इस वक्त इतना गुस्से में मन्नत को देख रहा था जैसे अभी उसे भला बुरा सुना देगा। सभी ने अपनी नज़र उठाकर युग को देखा और जैसे मन्नत की नज़र उसके ऊपर गया, उसने भांप लिया कि युग गुस्से में उसे देख रहा है। मन्नत सोफे से उठ खड़ी हुई। युग ने गुस्से से कहा, सुनाई नहीं देता है तुम्हें? कितनी बार बुलाया? युग गुस्से में बोले जा रहा था। मन्नत ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अब दादी को भी मौका मिल गया। उन्होंने मन्नत को ही सुनाते हुए कहा, तू तब से कमरे में गई नहीं क्या? कब से वह तुझे बुला रहा है? जाके सुन ले। मन्नत ने नज़रें नीचे किए ही हाँ बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही युग भी उसके पीछे ही आया। मन्नत जैसे कमरे में आई तो सीधे वॉशरूम में चली गई। वहीं युग डोर लॉक कर सोफे पर बैठ गया। 2 मिनट के बाद जब मन्नत बाथरूम से बाहर आई तो बालकनी की ओर जाने लगी। तभी युग बोल पड़ा, इधर आओ। युग की आवाज़ सुन मन्नत रुक गई। मन्नत युग के पास गई। वह युग से काफ़ी दूरी पर खड़ी थी, जो युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मन्नत युग के एकदम पास गई। वह कुछ कहती कि युग उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। उसके इस तरह से खींचने से मन्नत सीधे उसके गोद में ही गिरी। युग का ऐसा करना मन्नत को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह गुस्सा जाहिर करते हुए चिल्लाकर बोली, ये क्या कर रहे हो? अभी लग जाता था ना मुझे। युग अपने एक हाथ से मन्नत के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए टेढ़ी स्माइल करते कहा, ऐसे कैसे लग जाता? वह भी मेरे होते तुम्हें चोट लग जाए। मन्नत युग के गोद से उठने की कोशिश की तो युग ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ लिया। अब मन्नत जरा भी हिल डुल नहीं सकती और उसके दोनों हाथ युग के चेस्ट पर चले गए। वह दोनों इस वक्त बहुत क्लोज थे। मन्नत अपनी आंखें बंद कर और लंबी सांस लेते हुए आंखें खोली और दबी हुई आवाज़ में बोली, छोड़ो मुझे नीचे जाना है, सब इंतज़ार कर रहे। और मैं भी तो तुम्हारा 2 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये बताओ, कल तुम मॉम के कमरे में क्यों सोई? तुम यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आई? मन्नत युग की बातें सुन नज़रें नीचे कर ली। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसका इस तरह से शांत रहना युग को एकदम से खटकने लगा। उसने अपनी उंगली से मन्नत का चीन पकड़कर ऊपर करते कहा, मेरी आंखों में देखो। युग ने उसका फेस ऊपर किया, पर मन्नत अपनी पलकें नीचे ही झुकी रखी। वह बिल्कुल भी युग के तरफ नहीं देख रही। इतने पास होके भी दोनों में बहुत दूरियां थी। युग जो मलेशिया से रिंग लाया था, वह मन्नत के हाथ पकड़ उसके उंगली में पहनाते हुए कहा, अगेन सॉरी। युग के मुंह से वापस सॉरी शब्द सुन मन्नत के आंखों में आंसू आ गया था। वह फिर भी वह नज़र नहीं उठा रही। जब उसके आंखों से आंसू युग के हाथ पर टपका तो युग अपने हाथ से उसका चेहरा थामते ऊपर के तरफ करते कहा,
अब बस, मैं तुम्हारे आँखों में अब से आँसू नहीं देखना चाहता। इतना बोल युग ने मन्नत के हाथ पर किस कर लिया। उसका ऐसा करना मन्नत ने झट से अपना हाथ अपनी ओर खींच ली, जो युग को अच्छा नहीं लगा। युग ने आगे कहा, कुछ कहोगी नहीं तुम? मन्नत को कुछ ना बोलता देख युग ने आगे कहा, अच्छा समझो आज तुम मेरी जगह हो और मैं तुम्हारी जगह। तुम्हें जो सुनाना है मुझे सुना सकती हो, जो कहना है वह कह सकती हो। तुम्हें अपनी गुस्सा निकालना है निकाल सकती हो, पर मुझसे बात करो, मेरे पास रहो। युग अपने दोनों हाथों से मन्नत के चेहरे को पकड़ प्यार से कहा, नहीं रह सकता मैं अब तुम्हारे बगैर। ये सुनते ही मन्नत ने अपनी नज़रें उठा युग के तरफ देखने लगी। वह युग को समझना चाहती थी, आखिर ये सब क्यों कर रहा है। युग ने जब देखा मन्नत उसे देख रही है तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गया। वे वापस मन्नत का हाथ पकड़ किस कर दिया। मन्नत का मोबाइल युग उसे देते हुए कहा, यह मोबाइल हमेशा अपने पास ही रखना। मन्नत ने सपाट लहजे में कहा, मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए, सभी फसाद का जड़ ये मोबाइल ही है। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।